ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 7वीं कड़ी, कुछ कदम पीछे। अरे रमेश, तुम्हें तो लगता है कि पूरी दुनिया ही गड्ढे में जा रही है। ठीक कहा सुनील, पर सोचो किस गड्ढे में? गड्ढा भी तो इसी धरती में होगा, तो धरती कहाँ खत्म हुई है? ठीक है रमेश, विवेक, देखो भाई, मैं तुम्हारी तरह वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन पर्यावरण और समाज शास्त्र का विद्यार्थी जरूर हूँ। क्या तुम दोनों को वाकई लगता है कि हमारे जीवन की दिशा ठीक है? ये आप चाय पक लीजिए। अरे आगे चाय आगे। अरे क्या हुआ भाई, हम दोनों चाय बनाने क्या गई, आप तीनों तो फिर से बहस करने लगे। लो स्नेह भाभी, लगता है सृष्टि भी आ गई। मैं पानी लेके आती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आओ सृष्टि, आओ। अरे तुम विवेक को तो जानती हो, और ये भी मेरे बचपन का दोस्त रमेश है, मैंने बताया था ना। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पर एक बात बताओ, तुम कोचिंग किस बात की ले रही हो? अंकल, मैं कोचिंग ले नहीं रही बल्कि दे रही हूँ। ओह, मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ दरअसल। देखा रमेश, ये भी हमारी टीम की है, यानी विज्ञान की। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। हाँ श्योर। हाँ सुनील, हम जैविक की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जैविक की बात। तुमसे ये किसने कहा कि जैविक पीछे की बात है? अरे जब पर्यावरण दूषित हो गया, तभी तो हम पारंपरिक ज्ञान की ओर मुड़े। वैज्ञानिकों को प्रयोग प्रयोगशाला में करने होते हैं, लोगों पर नहीं। अरे रमेश, तुम तो नाराज हुए बैठे हो। चलो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें। तो पहली बात, तुम्हें कैसे लगता है कि गरीबी दूर करना पहला लक्ष्य है? विवेक भैया, वैसे तो गरीबी हर हाथ को काम देने से ही दूर होगी, लेकिन जिन लोगों ने अनाप शनाप पैसा बटोर रखा है, उनकी पूंजी भी तो नीचे तक जानी चाहिए। ठीक कहा भाभी, पहले ये तो चर्चा हो कि गरीबी है क्यों। राधिका भाभी, आपने ठीक कहा, और ये बात भी सही है कि दुनिया में गैर बराबरी बेइंतहा बढ़ी है। एक आंकड़ा कहता है कि दुनिया के 1% से भी कम लोगों के पास दुनिया की आधी से भी अधिक संपत्ति है। बिल्कुल ठीक कहा रमेश, पर ये तो सब जानते हैं। पर क्या गरीबी दूर करने के लिए, हर हाथ को काम देने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है? सही कहा सुनील, अब काम तो देना ही पड़ेगा, और गरीबों के संघर्ष को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी बेहद आवश्यक है। गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि गरीब को गरीब रखने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अरे देखो, आज भी कृषि ही सबसे अधिक रोजगार दे रही है, लेकिन किसान की हालत क्या है? उसके लिए टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? लेकिन अंकल, टेक्नोलॉजी जिम्मेवार कैसे हुई? अरे बेटी, बीज बाजार का, खाद बाजार की, ट्रैक्टर बाजार का, तेल बाजार का, ट्यूबवेल बाजार का, तो खेती की लागत तो बढ़ी है और किसान पर कर्जा चढ़ना ही है, और फिर उसकी हालत भी खराब होनी ही है। पर फसल के दाम भी तो बढ़े हैं। विवेक, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिसर्च चलती रहती है और परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन पापा, प्रकृति तो परफेक्ट ही है। हाँ सृष्टि, प्रकृति पूर्ण है। अब देखो, प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान विधि से जो प्रयोग हुए, उनमें मशीन व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया। जीने का प्रयोजन, आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की स्पष्ट जानकारी के अभाव में यह मान लिया गया कि कम से कम लागत व श्रम देकर उत्पादन अधिकतम करना विकास है। हाँ, शायद सही, क्योंकि विज्ञान की सभी देन हमारे श्रम को कम करके जीवन को सरल बनाने की कोशिश ही करती नजर आती है। तो रमेश, तुम्हारा कहना है कि मानव में शारीरिक रूप से उपयोगी आवश्यकताओं की सतत पूर्ति के लिए
प्राकृतिक उत्पादन विधि को समझकर कार्य करना खेती की आवश्यकता है। हाँ सुनील, प्रकृति के साथ संबंध को समझना और जीना तो दूर की बात रही, केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए, जिस कारण प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था को आवेशित कर उत्पादन गति को बढ़ाने में शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिकी आदि के सहारे मशीन व रसायनों का भरपूर प्रयोग किया गया। पर रमेश भैया, इससे कृषि उपज तो बढ़ी ना, हमारे अन्न के गोदाम भी भरे हैं। कुछ सही कुछ गलत स्नेहा भाभी। आधुनिक कृषि पद्धति से मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है, प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। वैसे ठीक कहा अंकल आपने, एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह साफ किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीने की वास्तविकता को नहीं समझा है। पर अंकल एक बात बताइए, ईश्वर को लेकर लोगों की धारणा में गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अधिकतर समस्याओं से समझौता है, समाधान नहीं। मानव में इंसानियत व आचरण की जरूरत सभी को है, फिर इसका अभाव क्यों? इस प्रकार ईश्वर केंद्रित विचारधारा में इच्छा व आवश्यकताओं के लिए कम से कम सुविधा संसाधनों के प्रयोग पर जोर दिया गया। त्याग एवं सेवा का तात्पर्य यही रहा कि अपने लिए कम से कम और दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा करना। लेकिन हो क्या रहा है? जो हो रहा है उसे हम सब जानते हैं। बाबा रमेश, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ आ रही हैं, लेकिन कुछ कुछ नहीं। खैर, आप अपने समझाने के क्रम को आगे बढ़ाएं। देखो भाई, अब पहली ईश्वर केंद्रीय आध्यात्मवाद के बाद दूसरी विचारधारा रही वस्तु केंद्रित आधुनिकवाद की। इस विचारधारा में आधुनिक सुविधा भोग में सुख की तलाश रही, जिसके लिए अधिकतम वस्तु संग्रह करना अनिवार्यता रही। हाँ, ये बात तो ठीक है। इसलिए कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाने के तरीके अपनाए गए। मानव ने प्रकृति के साथ इस विचारधारा से जो भी कार्य किए, उनके केंद्र में कम से कम देना व अधिकतम लेना मानसिकता रही। ठीक कहा पापा, यही हाल खेती का हुआ। जितने पोषक तत्व लिए उतने दिए नहीं। कृषि उपज बढ़ने का कारण कृषि क्षेत्र में विस्तार होना है। सभी तरीकों को तकनीकी व प्रौद्योगिकी के साथ शोध अनुसंधान पूर्वक शिक्षा का रूप भी दिया गया है। हाँ सृष्टि बेटा, और इस प्रकार मानव ने मानव के साथ तथा शेष प्रकृति के साथ शोषण पूर्ण जीना स्वीकार कर लिया, जिसके कारण संघर्ष, असुरक्षा, अभाव, शोषण व विश्वासघात को भी जीवन का हिस्सा मान लिया। बड़ी से बड़ी आधुनिकतम मशीनों के विषैले रसायनों का उत्पादन व लाभ के लिए प्रकृति का अधिकतम दोहन। देखो, लड़का लड़की में समानता, साफ पानी और स्वच्छता, वहनीय स्वच्छ ऊर्जा और इसके साथ साथ और हर हाथ को काम और अच्छी आर्थिक उन्नति, उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर, गैर बराबरी को कम करना, सस्टेनेबल शहर और समुदाय। सस्टेनेबल शहर तो समझ आया, जहाँ कूड़े के निपटारे से लेकर सभी व्यवस्थाएं ऐसी हों जिसमें टिकाऊपन हो, और ये लोगों के जागरूक होने से भी हो रहा है। लेकिन सस्टेनेबल समुदाय क्या समुदाय के लोगों में भी फर्क आ गया है? हाँ राधिका भाभी, अब खुद ही सोचो, क्या ये सच नहीं कि विचार, व्यवहार, व्यवसाय में विश्वासघात को जीवन शैली का हिस्सा मान लिया गया है? छल कपट, दंभ और पाखंड जैसी चालाकियों को ज्ञान मान लिया गया है। सच कहा रमेश, विश्वासघात ने अपराध, युद्ध, आतंकवाद का रूप ले लिया है। भय और प्रलोभन में चलने वाली शासन प्रणाली सफल हुई है, और भय के लिए बनाए गए कठोर कानून आत्मघाती मानव बम के सामने चुप हो गए हैं। ठीक कहा सुनील। अब देखो, घोटालों में कितना धन संग्रह किया जा रहा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। घोटालेबाजों के लालच का बांध टूट गया है। ऐसा लगता है कि सारी धरती एक मानव का पेट नहीं भर पाएगी। पर रमेश भैया, एक तरफ सभी विकास कार्य मानव व प्रकृति के शोषण पर आधारित हैं, और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों के बचाव का नाटक ही तो चल रहा है। तुम रमेश की बातों को मजाक में ले रहे हो, जबकि मुझे इसमें ऐसी बातें नजर आ रही हैं जिस ओर मेरा ध्यान भी नहीं गया था। बिल्कुल ठीक कहा राधिका।
मुझे लग रहा है कि हमारा रमेश यूएन की तरह शिक्षा और ज्ञान में फर्क करने और हमारी सोच में बदलाव लाने की बात कर रहा है। विवेक, बात कभी भी विज्ञान के खिलाफ की नहीं है, बल्कि विज्ञान में छुपे असली ज्ञान को समझने की है। क्यों रमेश? ठीक कहा सुनील, ज्ञान ही तो सत्य है। उसे झुठलाकर कितने समय हम टिक पाएंगे? मैंने जब प्रकृति पर्यावरण पर कार्य शुरू किया तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 280 ppm यानी 10 लाखवां हिस्सा था, और कहा जाता था कि 300 ppm पर कई दिक्कतें आएंगी। फिर 350 ppm की बात हुई, विध्वंस भी दिखा, पर तथाकथित विकास की दौड़ में मानव रुका नहीं। और आज कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर करीब 8 लाख वर्ष पहले जो था उससे भी 400 ppm अधिक हो गया है। ओह, विध्वंस की तैयारी। क्या तैयारी कर लोगे? प्रकृति तो अपना रौद्र रूप हमें दिखा ही रही है। कभी सूखा तो कभी बाढ़, लगातार बढ़ते रोग, और फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से दी गई शिक्षा का अनुसरण ना करना हम पर मंडराते खतरे का सबसे बड़ा कारण है। विवेक, आधुनिकतावादी विधि से मानव में शरीर कलाओं को ज्ञान के केंद्र में रखा गया है। पुस्तकों को पढ़ना, याद करना और कॉपी पर लिख देना ही ज्ञान मात्र नहीं है। आधुनिकतावादी विधि से उत्पादन प्रक्रिया को आवेशित किया गया था। मात्रात्मक वृद्धि एक स्थिति में पहुंचकर ठहर गई। किसानों का लागत खर्च बढ़ने लगा तथा उत्पादन में गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आई। ये तो सही कहा आपने कि मानव जाति ने अपने लिए समस्याएं जानबूझकर पैदा नहीं की है, बल्कि सही जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। परिवर्तन की चाह में कदम भी उठ रहे हैं। हरित क्रांति से अब सदाबहार की तैयारी है। इसलिए समाधान के लिए सभी को मिलकर विचार करने की जरूरत है। समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं, इसलिए मुद्दों पर आंदोलन खड़े करने से विरोध मत में हार जीत हो सकती है, समाधान नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी सामने है कि समस्या की पीड़ा से बचा जाए या समस्या विहीन समाधान तलाश किया जाए। भ्रष्टाचार व आतंकवाद जैसी समस्याओं के लिए रोज आंदोलन खड़े किए जाएं, विधान में परिवर्तन किया जाए, पुतले फूके जाएं। देखिए, कुछ समय के लिए इससे राहत मिलती है जी, लेकिन समस्या पहले से विकराल रूप लेकर सामने खड़ी होती है। विश्वासघात, अपराध, युद्ध, आतंकवाद समस्या के बदले हुए नाम है। मूल में मानव के बीच विश्वास में कमी के लक्षण हैं, और मूल रूप में समस्या मानव के बीच संबंध पूर्वक जीने की समझ कम होने का परिणाम है। रमेश, शायद तुम ठीक कह रहे हो, और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इतना तो समझ आ ही रहा है कि जो भी था उसमें कुछ गड़बड़ है, और विकास, शिक्षा, आवास, नवाचार, अर्थव्यवस्था, प्रदूषण आदि सभी विषयों को नई रोशनी में देखने की जरूरत है। पर इसमें विज्ञान का क्या दोष? नहीं विवेक, दोष विज्ञान का नहीं है। विज्ञान को भी तो हम ही ने परिभाषित किया है। हम ही तो कार्य करते हैं, लेकिन हम में स्मृतियां हैं, सोचने की अधिक क्षमता है। देखो, सृष्टि पर सोचो, भूखा क्या नहीं करता। हमने प्रयोग रूप में यह देखा है कि दीमक या अन्य इल्लियां जो जमीन में अवशेषों को खाते हैं जी, वो भूमि के नीचे जीवांश कार्बन में वृद्धि कारक है। तथा जब भी जमीन में जीवांश कार्बन कम होता है तभी उनका नुकसान भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि सभी का होनापन है, सह अस्तित्व, स्वयं को बनाए रखने की चेष्टा सभी में है। कितना सच है कि प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, कहीं पर भी विनाश नहीं है। जी जी, विनाशक क्रिया करने से विकास नहीं होता, बल्कि भयानक संकट पैदा होता है। अच्छा सोचो सुनील, जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के जीव हैं, जी बिल्कुल, जिनसे किस प्रकार सह अस्तित्व सजा है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। जी जी, जी, मांसाहारी कम खाते हैं तथा प्रजनन दर भी कम है। साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा इनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़े और बीमारियों पर नियंत्रण भी होता है, जिसमें वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। अब रमेश, इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? ठीक है, प्रकृति संग खेती आवश्यक है, लेकिन क्या हम बढ़ती आबादी का पेट पारंपरिक तरीके से भर पाएंगे? विवेक, एक किसान ने ही मुझसे कहा कि आधुनिक विज्ञान ने तो प्रकृति के साथ युद्ध की मानसिकता से कार्य किया है।
प्राकृतिक व्यवस्था को मनमाने ढंग से अपने अनुकूल सुविधा के रूप में खोजना तथा व्यापार के लिए प्रस्तुत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। जी। लेकिन फिर पूरी सृष्टि के भले के लिए प्रकृति संग जीना पीछे जाना नहीं है, बल्कि सदाबहार जीवन की ओर बढ़ना है। वाह रमेश अंकल, ये तो आपने सही कहा। सृष्टि के भले के लिए प्रकृति संग जीना पीछे हटना नहीं, बल्कि आगे की ओर एक लंबी छलांग है। बिल्कुल सही कहा। और इस सृष्टि के भले के लिए अब एक कप चाय सभी के लिए हो जाए। हाँ बिल्कुल। ये सही कहा। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 7वीं कड़ी कुछ कदम पीछे सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: नीरज शर्मा, अनुराग अरोड़ा, उमेश दीक्षित, दक्षा शर्मा, नीरू अग्रवाल और इशिता मोहन। साथियों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सतत समाज से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का स्तर कितना है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा रहे। ये ना हो कि पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचे। कल हमारे कर्म का दुख दर्द सहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं, चलती भी रहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं, प्रगति पथ पर चले जिंदगी। एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। अंधाधुंध शहरीकरण की ही ये सजा मिली। छोड़ हमें जाने कहाँ गोरैया चली गई। परिंदों की इस दशा से कुछ तो कहे जिंदगी। सिर्फ चले